नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत के भूगोल के तहत भारत की जलवायु पढ़ रहे हैं और जलवायु में मैंने मौसम और जलवायु में अंतर, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, भारत की ऋतुएं आदि के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति की संकल्पना है। उसमें से चीर सम्मत विचारधारा की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अभी हम आज आधुनिक जो मत है भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे संबंधित कुछ लास्ट में आपके लिए प्रश्न भी होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति की संकल्पना है, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी एडमंड हेली ने दी थी, इसकी बात हमने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में की है। लेकिन आधुनिक जो विचारधाराएं हैं वो नवीन विचारधाराएं हैं, और वो ये कहती है कि जो एडमंड हेली कह रहे हैं या चीज सम्मत विचारधारा है, उसमें मानसून सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण आता है, ऐसा नहीं है। वो उसका खंडन करते हैं। हालांकि पूरी थ्योरी का खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी भी आधुनिक विचारधाराएं हैं वो और जो एडमंड हेली की विचारधारा, उसमें एक बात कॉमन है, और वो ये है कि शीतकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएं, अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, उनकी वापस सब शाखाएं, और भारत में मानसून का वितरण, आने की डेट, मानसून के लौटने की डेट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सब थ्योरी वही वही एक असहमत है। लेकिन बाकी थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी, वो एक बात को लेकर सहमत नहीं है कि वो वायुदाब, लो प्रेशर, जो नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर गर्मी में और हाई प्रेशर सर्दियों में बनता है, वो क्यों बनता है। बस बात इसी एक मुद्दे को लेकर है। तो जितनी मॉडर्न थ्योरीज हैं वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर के होने के अलग अलग कारणों को शो करती है। बाकी सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो हम जो मॉडर्न थ्योरीज है, उसमें कई सारे भारतीय विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, कई विदेशी जो है उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। उनमें से कुछ विचारधाराएं जो सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। उसमें से एक है ITCZ संकल्पना, जो कि एस फ्लॉन ने दी है। जेट स्ट्रीम संकल्पना MT इन की है। कंसेप्ट ऑफ कोटेश्वरम या पी कोटेश्वरम की संकल्पना भी कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ OH के स्पेट भी कहते हैं। एल नीनो ला नीनो की संकल्पना एक, और एक एनसो संकल्पना है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग केवल पहली जो चार विचारधाराएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन फर्स्ट चार, एल नीनो और एनसो की बात हम अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ की। एच फ्लोन ने ये संकल्पना दी। ये जर्मन थे, 1997 में इनकी डेथ हुई है। हिंदी में इसको कहते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकी इनकी जो बात है वो क्या है। फ्लोन के अनुसार मानसूनी पवनों की दिशा ताप परिवर्तन के कारण नहीं बदलती, बल्कि ग्रहीय वायुदाब, जो प्लेनेटरी एयर प्रेशर सिस्टम है, उसमें परिवर्तन आने के कारण बदलती है। अब यहाँ ध्यान में देना कि एडमंड हेली ने चीर सम्मत विचारधारा में कहा था कि सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, इसी वजह से वायुदाब भी बदल जाता है और ये मानसून पैदा होते हैं। ये कह रहा है उससे नहीं, ग्रही वायुदाब में परिवर्तन के कारण ये मानसून की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम ग्रही वायुदाब क्या चीज है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, आप देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा है, ये जो कर्क रेखा, और ये जो है वो मकर रेखा है। अब हम वायुदाब की पेटियां, ये रेड जो लाइनें हैं उससे मैंने शो करने की कोशिश की है। अब यहाँ देखिए, सूर्य अगर कर्क रेखा पर, इसका भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है, तब ये एक आदर्श व्यवस्था वायुदाब की पेटियों की दुनिया में हमें देखने को मिलती है। और वो क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर क्या होगा, हमेशा लो प्रेशर रहेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां सूर्य की गर्मी हमेशा ज्यादा रहती है, हमारे गर्मों के ऊपर उठ जाती है, तो हमेशा लो प्रेशर रहता है। तो उसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब। इसी तरह से आप दोनों ध्रुव देखिए, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों पर हमेशा ठंड रहती है, तो वायुदाब हमेशा ज्यादा रहेगा। मतलब तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा रहेगा। तो ये तीनों पेटियां तापमान के कारण जनरेट हो रही है। ये लो प्रेशर है, तापमान ज्यादा है इस वजह से। ये ध्रुव पर हाई प्रेशर है, दोनों ध्रुवों पर तापमान कम है इसलिए। तो इनको हम तापजन्य पेटियां कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए 60-65 डिग्री और 60-65 डिग्री दोनों गोलार्धों में यहाँ एक लो प्रेशर बनता है, और 30-35 डिग्री नॉर्थ और 30-35 डिग्री साउथ दोनों गोलार्धों में यहाँ हाई प्रेशर बनता है। और ये जो 30-35 और 60-65 वाले जो हाई प्रेशर लो प्रेशर हैं, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनते हैं, तो इनको गतिजन्य ताप पेटियां कहते हैं। तो इस तरह से टोटल ताप पेटियां कितनी हो गई, 7। उसमें से 3 तापमान के कारण बनती है और 4 पृथ्वी की घूर्णन के कारण बनती है।
हालांकि वायुदाब बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में बात किसी और टॉपिक में आगे करेंगे भविष्य में, लेकिन अभी हम यहाँ केवल इतना समझ लेते हैं कि भारतीय मानसून के साथ इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो सारी व्यवस्था है ये केवल उसी समय संभव है जब सूर्य कर्क रेखा इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे सीधा चमक रहा है। अब मान लिया कि अभी यहाँ पर सीधा चमक रहा है कर्क रेखा इस पे भूमध्य रेखा पे, तो ये बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू हो या कर्क रेखा पर सीधा चमकना शुरू करे तो ये सारी व्यवस्थाएं नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। और अगर सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है तब क्या होगा, या सूर्य तो दक्षिणायन हो गया तब क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं साउथ में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, सूर्य कभी कहीं नहीं जाता, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वो हम ऐसे ही कहते हैं सूर्य उत्तरायण हुआ, सूर्य दक्षिणायन हुआ, मतलब सामान्य बोलचाल में। तो अब यहाँ सूर्य जैसे जैसे इधर जाएगा ये जो न्यून वायुदाब है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और ये सारी पेटियां भी नॉर्थ में शिफ्ट होती जाएगी। सूर्य अगर दक्षिण में आ रहा है तो ये न्यून वायुदाब है वो भी दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है और ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है इस तरफ। अब यहाँ देखिए पवनें कैसे चलती है। ये पवने यहाँ जब जब विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होता है तो यहाँ इस तरह से पवने चलती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। पवने कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये सारी पवने यहाँ विषुवत रेखा पर आके इकट्ठी होती है, विषुवत रेखा की तरफ चलती है। लेकिन एक बात यहाँ ये ध्यान रखना, इसलिए इसको अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। अभिसरण का मतलब ये मिलना दोनों। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना कि व्यापारिक पवने दोनों कभी भी आपस में मिल नहीं पाती, इनको व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, ये जो 30-35 और 0 डिग्री के बीच में चलती है व्यापारिक पवने। अब ये पवने आपस में कभी मिल नहीं पाती है, कारण ये है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा के करीब आएगी ये गर्म हो जाती है, इससे पहले ही गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है। इसलिए वो हमेशा न्यून वायुदाब वहां बना रहता है, कभी भी वहां हाई प्रेशर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दोनों हवाएं मिल गई और फिर वहां हाई प्रेशर बन गया, मिल ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पहुंचेगी गर्म होती जाएगी, मिलने से पहले वो ऊपर उठ जाती है। तो ये लो प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो इसको हम, इस लो प्रेशर को हम क्या कहते हैं, आईटीसी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, और वो हमेशा लो प्रेशर है। दूसरी भाषा में इसको डोल्ड्रम भी कहते हैं। और अब फ्लोन का ये मानना है कि ये जो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब है या इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन है, वहीं पर वाताग्र बनते हैं और वही वाताग्र मानसून की जननी है, यानी कि मानसून वहीं से पैदा होता है, ऐसा इनका मानना है। अब यहाँ दो टर्म्स है उसको ध्यान रखना है। जो आईटीसी है यानी कि विषुवत रेखा पर जो आसपास में ये दोनों व्यापारिक पवनों का संगम जहां पर होता है उसको हम मानसून गर्त कहते हैं। मानसून उत्पत्ति का कारण यही लो प्रेशर है, ऐसा उनका मानना है। और जिस सीमा पर व्यापारिक पवनें मिलती है उस सीमा को मानसून सीमांत या मानसून फ्रंट कहते हैं। यहाँ दोनों ये आपस में मिल रही है, इसको मानसून फ्रंट कहा जाता है। अब ये जो फ्लोन के कंसेप्ट है उसको हम ध्यान से समझते हैं इस अगली स्लाइड में। यहाँ पर देखिए मैंने 3 मैप आपके सामने रखे हैं और तीनों मैप अलग अलग कंडीशन। ये कंडीशन वो है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होगा। ये कंडीशन वो है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है और समर सीजन की बात कर रहे हैं। ये सीजन वो है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है और हम भारत में विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, सूर्य अगर कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो क्या होगा, सॉरी भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है तो क्या होगा, ये कर्क रेखा होगी और ये हाई प्रेशर यहाँ होगा। ये मकर रेखा होगी और ये हाई प्रेशर यहाँ होगा। और ये स्थिति कब आ सकती है, 21 मार्च या 23 सितंबर। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है और ये 22 दिसंबर को हो सकता है या उसके आसपास वाले दिनों में हो सकता है, तब आप देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा होगी और ये मकर रेखा होगी। अब ये वायुदाब की पेटी यहाँ की तुलना में आप देखिए, ये जब सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा था तो ये विषुवत रेखा पर थी, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा था ये लो प्रेशर भी साउथ में शिफ्ट हो गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ से होकर गुजर रहा है, यहाँ देखिए ये। अब हम तीसरी कंडीशन में देखते हैं जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। तो इस कर्क रेखा पर ये 21 जून के आसपास वाला समय होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सूर्य उत्तर में उत्तरायण आया यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो ये सारी व्यवस्थाएं नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए जो इक्वेटर पे लो प्रेशर होना चाहिए था वो लो प्रेशर अब भारत के दक्षिण वाले हिस्से पे है। तो अब पवनों पर क्या असर पड़ता है इस चीज का वो देखिए। नॉर्मल कंडीशन में ये पवनें दोनों तरफ से चलेगी और इक्वेटर के आसपास आके मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन मिलती नहीं है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो ये व्यवस्था बनी रहती है। तो यहाँ देखिए हाई प्रेशर कहाँ है, भारत के उत्तर में। ठीक है, अब हम इस व्यवस्था पे अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या हुआ, पवनें कैसी चलेगी, ये देखिए ये विषुवत रेखा है। अब सूर्य उत्तर में सीधा चमक रहा है कर्क रेखा के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लो प्रेशर जो है वो भारत के इस हिस्से से गुजर रहा है। देखिए इस हिस्से से, यहाँ ये कहाँ से गुजर रहा था, देखिए यहाँ से भारत के दक्षिण से होकर गुजर रहा था, लेकिन अब ये भारत के दक्षिण वाले भाग मतलब दक्षिण के पठार के ऊपर से होकर गुजरता है। अब ये हवाओं को यहाँ से आईटीसी तक जाने के लिए यहाँ से इसको जो भूमध्य रेखा उसको क्रॉस करना पड़ता है
और मैंने कल आपको बताया था कि जब भी ये गोलार्ध चेंज करती है पवनें, व्यापारिक पवनें, तो वो फेरल के नियमानुसार राइट हैंड में मुड़ जाती है और इसको जाना यहाँ तक है। अब ये पवनें जब यहाँ से यूं मुड़ के यूं भारत में पहुंचेगी, बस वही ग्रीष्मकालीन मानसून है। अब बाकी सारी व्यवस्थाएं सब सेम है, अरब सागर का मानसून, बंगाल खाड़ी का मानसून, उसकी सब पार्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सब सेम है। बस ये पवनें यहाँ से, ये व्यापारिक पवनें जो यहाँ से यूं चल रही है, ऐसे चलने लग जाती है फेरल के नियमानुसार गोलार्ध चेंज करने के कारण, और वो भारतीय मानसून का कारण बनती है। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है उसको देखिए, ये पवनें यहाँ भी ऐसे चल रही है, लेकिन अब क्या हुआ, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो ये जो लो प्रेशर था भारत में यहाँ था पहले, अब वो लो प्रेशर शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब ये जो हाई प्रेशर पहले यहाँ गुजरे, यहाँ देखिए ये हाई प्रेशर भारत के भी नॉर्थ भाग में था, लेकिन सूर्य के दक्षिणायन होने से अब ये कहाँ आ गया, ये भारत के बीच वाले हिस्से में आ गया, मध्यवर्ती भारत में आ गया। तो यहाँ पर उससे क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। सूर्य इधर चमक रहा है और ये पानी वाला हिस्सा है, तो ये क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये हवाएं फिर सर्दियों में ऐसे चलना शुरू कर देती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून कहते हैं। बस वही फर्क है इन दोनों में, बाकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सेम है। अब आप यहाँ ध्यान देना कि ये जो नॉर्थ ब्रांच है, यानी कि जो आईटीसी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, इसको हम एनआईटीसी कहते हैं, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। और ये जो नॉर्थ में है, ये 2 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये लो प्रेशर उस समय होता है। इसी तरह से अगर हम साउथ ब्रांच की बात करेंगे, तो उसको हम एसआईटीसी कहते हैं, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, और ये 8 से 17 डिग्री तक होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल साउथ में शिफ्ट हो जाता है 8 से 17। वो वेरिएशन इसलिए क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पानी वाला जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा है, तो वहाँ इम्पैक्ट थोड़ा कम नजर आता है, इस वजह से वो उसी में रहता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें फ्लोन ये कह रहे हैं कि वायुदाब की ये पेटियां सूर्य के साथ उत्तर में शिफ्ट होगी तो ग्रीष्मकालीन मानसून पैदा होगा, और वायुदाब के साथ ये पेटियां सारी साउथ में शिफ्ट होगी तो शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति होगी, ऐसा फ्लोन का मानना है। अब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम विचारधारा की, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर हम फ्लोन की इस बात को सही मान ले, तो केवल मानसून इस मानसून एशिया में ही क्यों पैदा होता है, ये एक बड़ी आलोचना है इनकी, क्योंकि ये सारी व्यवस्था तो इधर भी हो रही है, ये सारी व्यवस्था इधर भी हो रही है, पूरे ग्लोब पर हो रही है वो तो इन इन क्षेत्रों में इस तरह की पवनें क्यों नहीं चलती। इसलिए इस विचारधारा का भी यही आलोचना होती है, और फ्लोन की आलोचना भी यही थी, सॉरी इसकी एडमंड हैली की आलोचना भी यही थी कि ऐसा क्यों नहीं कि पूरे ग्लोब पर ये हो रहा है, ये केवल यही क्यों हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों विचारधाराओं की आलोचना की जाती है। तो अगली विचारधारा फिर आती है, वो इस बात का जवाब देती है। अगली विचारधारा है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो कि एमटीइन ने दी थी, हम इसको जेट स्ट्रीम सिद्धांत भी कह सकते हैं, 1949 में ही आया है। सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब अमेरिका के बम वर्षक जो जेट विमान थे वो यहाँ से उड़ान भर के जापान पर जाते थे वहां बम गिराने के लिए। तो पायलटों ने नीचे आके कहा कि हम जब जाते हैं तब हमारी स्पीड कम हो जाती है और फ्यूल भी ज्यादा जलता है, जबकि आते समय हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और फ्यूल भी कम जलता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने पता लगाया इसका कारण क्या है, तो इसका कारण पता लगा तो फिर पता चला कि क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में तेज गति से हवाएं चलती हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, और वो हवाएं बिल्कुल पतली नलिकाकार होती है, संकड़े रास्ते पे चलती है और ऐसे वेव बना के चलती है, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से वेव करती, सर्पिलाकार भी हम कह सकते हैं, वैसे ये चक्कर लगाती है। तो इन पवनों का नाम फिर वो जेट विमानों के नाम पर जेट स्ट्रीम रख दिया गया। अब ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है जो ध्रुव के आसपास चक्कर लगाती है पृथ्वी का, उसको पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। दूसरा सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ये थोड़ा मध्य अक्षांशों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो भारतीय मानसून की जो संकल्पना है उत्पत्ति की, उसका संबंधित सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से है, ऐसा एमटी इनका मानना है। अब हम समझते हैं कैसे, उसके लिए आप इस स्लाइड को देखिए। हम बात करेंगे विंटर मानसून की, सर्दी में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये 3 लाइनें, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब हम अगर विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, मतलब सूर्य सीधा कहाँ चमक रहा होगा, मकर रेखा पर। अब यहाँ जेट स्ट्रीम की क्या स्थिति बनती है उसको ध्यान से आप समझिए। ये जेट स्ट्रीम यहाँ देखिए, ये एरो देखिए, जिस तरफ ये एरो जा रहा है वो जेट स्ट्रीम उस तरफ ऊपर बहता है, ध्यान रखिए 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर। तो ये जेट स्ट्रीम इस तरह से गति करती हुई यहाँ तक पहुंचती है। अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, इधर हिमालय है, ये कुछ इससे 4000 से 9000 मीटर तक ऊंचे, मतलब 4 से 9000, मतलब माउंट एवरेस्ट जैसे तो 9 किलोमीटर भी ऊंचे हैं। तो ये सारे बहुत ऊंचे हिस्से हैं। तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ आके इससे टकराती है। अब टकराने पर क्या होगा, इसकी 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है। अब कारण यह है कि सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, तो ये सारी व्यवस्था नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट हो जाती है, और ये जो जेट स्ट्रीम है ये 20 डिग्री तक भी आ जाती है।
तो ऐसे में वो यहाँ आके टकराएगी इनसे और इसकी दो शाखाओं में इसका विभाजन हो जाता है। उसमें से जो मेजर ब्रांच बनती है वो ब्रांच इस तरह से आगे निकलते हुए वो गंगा के मैदान के ऊपर से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए गंगा के मैदान के ऊपर से होकर गुजरी और ये लोएस्ट पोर्शन इसका 20 डिग्री नॉर्थ तक भी हो सकता है, यानी कि वो कर्क रेखा भी क्रॉस कर सकती है। और इसकी जो एक दूसरी छोटी शाखा होती है जो कम इफेक्टिव शाखा, वो चाइना के ऊपर से होकर इधर निकल जाती है और फिर आगे जाके ये दोनों वापस मिल जाती है और फिर आगे की तरफ बहना शुरू कर देती है। अब यहाँ एमटीएन का ये कहना है कि ये पवनें जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ वो क्या करती है, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है। और मैंने आपको जब महावट पढ़ाया था तब भी कहा था कि ये जेट स्ट्रीम की सहायता से ही वो महावट यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये पवनें जब इधर चलती है तो नीचे वाली पवनों को भी चपेट में लेके अपने साथ इधर ले आती है। तो यहाँ इन पवनों के आने से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। अब सूर्य इधर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ गर्मी ज्यादा है और पानी तो अपेक्षाकृत उससे थोड़ा गर्म ही रहता है, जल स्थल जितना तो गर्म होगा नहीं। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब इस हाई प्रेशर की वजह से ये हवाएं इस लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है और इसी को हम क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून कहते हैं। तो ये मानसून उत्पत्ति का कारण है, ऐसा एमटीएन का मानना है। तो ये हो गया विंटर सीजन की बात। अब हम बात करते हैं समर सीजन में क्या होता है। अब समर सीजन में सूर्य कहाँ आ गया, विषुवत रेखा से वो चल के कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। अब ये कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो 30 डिग्री से भी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। अब वो कैसे चल रही है देखिए, ये एरो देखिए, इस एरो पर आप ध्यान दीजिए, वो ऐसे चलती है यहाँ। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो ये कहाँ से निकल गई है, चाइना के ऊपर से होकर निकल गई, भारत के इस हिस्से में आती ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये यहाँ आती तो हाई प्रेशर क्रिएट करती, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं रही है। और प्लस सूर्य अभी भारत, उत्तरी भारत में सीधा चमक रहा है, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है मध्य भारत के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा और ये हवा आई नहीं तो वैसे भी हाई प्रेशर का कोई चांस ही नहीं बनता। तो ऐसे में ये जो हिस्सा है वो लो प्रेशर बन जाता है और इधर से हवाएं यूं चलना शुरू कर देती है। अब ये जो पूरा रीजन है वो हाई प्रेशर है क्योंकि ये ठंडा क्षेत्र है, सूर्य इधर सीधा चमक रहा है, ये ठंडा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ से ये पवनें इस तरफ चलना शुरू कर देती है और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। बाकी सब चीजें वही है, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, उसकी सब शाखाएं वो सब सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस ये लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ इसका कारण वो बता रहे हैं कि वो जेट स्ट्रीम यहाँ पहुंची नहीं तो हवा यहाँ आई नहीं और फिर ये जो नॉर्मल हवा यहाँ पर है वो तापमान ज्यादा होने की वजह से वैसे ही गर्म है और वहां लो प्रेशर बन गया। और ये थार का डेजर्ट बहुत बड़ा लो प्रेशर का कारण है ही है क्योंकि रेत है वहां पे। तो ऐसे में ये हवाएं फिर इस तरह से चलना शुरू कर देती है, ऐसा एमटीएन का मानना है। अब एमटीएन की ये संकल्पना ये कहती है कि ये घटना केवल मानसून एशिया से ही क्यों संबंधित है। बिल्कुल ये इसका सटीक कारण है क्योंकि ऐसे ऊंचे पहाड़ और पर्वत दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में है ही नहीं, तो वहां वो दो भागों में बंटती नहीं है और डाइवर्जन होता नहीं है और इस तरह की कोई घटना घटती नहीं है, ऐसा एमटीएन का मानना है। और ये जो एमटीएन की विचारधारा ये सबसे नवीन विचारधाराओं में से एक है और इसको अभी तक सबसे ज्यादा मान्यता भी मिली हुई है कि ये ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए एमटीएन बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है यहाँ पर लेकर हमारे सामने आते हैं। अब हम बात करेंगे एक और संकल्पना को जिसको हम कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कंसेप्ट, या इसको हिंदी में हम पूर्वी जेट स्ट्रीम या हम तिब्बत के पठार की, क्योंकि तिब्बत का पठार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है इस संकल्पना के हिसाब से। और कोटेश्वरम की विचारधारा भी कहते हैं क्योंकि इसको देने वाले थे प्रोफेसर पी कोटेश्वरम। 97 में इनकी डेथ हुई है। इनका नाम था पंचेती कोटेश्वरम। ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं आईएमडी के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 1969 से 1975 तक। साथ ही ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, उसमें सन 1971 में उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, इन सारी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी कहने का मतलब ये है। और इन्होंने 1958 में एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन ट्रॉपिक्स। इस रिसर्च पेपर में इन्होंने ये कंसेप्ट को समझाया। अब यहाँ ध्यान देना, एक वर्ड आया है WMO, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1950 में इसको स्थापित किया गया था और फिर 1951 में ये UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन गया और अभी ये पूरे विश्व में मौसम संबंधी जितने भी रिसर्च हैं और जितने भी काम है वो ये देखता है। अब हम समझते हैं कि इनका कंसेप्ट क्या है, कोटेश्वरम जी का कंसेप्ट क्या है। फिर हम समर मानसून की बात करेंगे और समर मानसून का मतलब ये हो गया कि वही तीनों लाइंस और सूर्य अभी सीधा चमक रहा है कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि भारत का यह हिस्सा काफी गर्म है। अब इनकी जो विचारधारा है उसको आप समझिए। ये तिब्बत का पठार है क्योंकि इनकी विचारधारा पूरी तिब्बत के पठार के ऊपर कंसंट्रेट रहती है। ये तिब्बत का पठार है, ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, 1000 किलोमीटर चौड़ा है
25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, तो बहुत बड़ा है और ये इलिप्टिकल है, एक तरह से दीर्घ वृत्ताकार हम कह सकते हैं, इलिप्टिकल एरिया में फैला हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि इनके जो कंसेप्ट है वो क्या है। अगर हम समर सीजन में बात करते हैं तो ये पूरा हिस्सा गर्मी है, और तिब्बत का पठार और हिमालय में भी ये गर्मी की ऋतु होती है, यानी कि थोड़ा वो कम ठंडा हो रहता है, मतलब गर्म हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इधर हिमालय पर्वत है और इधर कुनलुन पर्वत है और तिब्बत का पठार है। हिमालय की उत्पत्ति में मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई कि कैसे बने। अब हिमालय और कुनलुन थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन तिब्बत का पठार थोड़ा बीच में नीचा है, यहाँ पर थोड़ा निचला हिस्सा उसका। अब यहाँ ध्यान देना, हिमालय और कुनलुन ये तो थोड़े ऊंचे होने की वजह से हमेशा इस पर बर्फ रहती है, तो टेम्परेचर हमेशा लो ही रहेगा। लेकिन जब सूर्य उत्तर में सीधा कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, तब तिब्बत के पठार का तापमान इन आसपास की पर्वत श्रेणियों से 2 या 3 डिग्री ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तिब्बत का पठार थोड़ा नीचा है इस वजह से। तो वहां पर टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर आसपास की हवाओं से हवा गर्म होती होगी, तो हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है और वो थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इसको क्या, तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, स्टीम इंजन, वाष्प इंजन भी हम कह सकते हैं। तो वो स्टीम इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि वो गर्म हो गया है। अब ये जो हवाएं गर्म हुई, वो हल्की होना, आसपास की दूसरी हवाओं से हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है, तो यहाँ वो पवनें ऊपर चली जाती है। ऊपर जाएगी ये कम से कम, तिब्बत का पठार भी 4 से 5 किलोमीटर ऊंचा है, और वहां से 3-4 किलोमीटर और ऊपर, तो ये 9 किलोमीटर तक ऊपर वहां पर उठ जाती है, फिर वापस ठंडी हो जाती है। लेकिन ये पवनें वहां ऊपर उठकर जब वहां ऊपर इकट्ठी होती है, तो वहां फिर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, अगर सेंटर में हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो प्रति चक्रवात पैदा होते हैं, हवाएं सेंटर से बाहर की तरफ निकलेगी। और अगर सेंटर में लो प्रेशर होता है तो हवाएं बाहर से सेंटर की तरफ आती है, उसको हम चक्रवात कहते हैं। लेकिन यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है तिब्बत के पठार के ऊपर, और वो हाई प्रेशर क्या करेगा, प्रति चक्रवात को जन्म देगा। और यहाँ पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से प्रति चक्रवात जनरेट होते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, प्रति चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। तो यहाँ ये ऊपर एक प्रति चक्रवात पैदा होता है तिब्बत के पठार के ऊपर, और फिर वो ऐसे पवनों को घड़ी की सुई की दिशा में बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ वो बहने लगती है, कहने का मतलब ये। तो इसकी एक मुख्य शाखा बन जाती है जो इधर निकल जाती है, खैर उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक दूसरी जो दक्षिणी शाखा है, वो यहाँ से होती हुई कोलकाता और बेंगलोर अक्ष पर चलती हुई वो अरब सागर और हिंद महासागर के इस हिस्से तक पहुंचती है। मतलब वहां से प्रति चक्रवात से जैसे ही वो निकलती है तो ऐसे चलना शुरू कर देती है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जब ऐसे चलती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये ऐसे बहती है और यहाँ आती है। अब ये जो पूरी इसके बहने की दिशा है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। और ध्यान रखना, ये पवन 9 किलोमीटर की हाइट पे चल रही है, और जो ऊंची पवनें चलती है उसको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब नॉर्मल जेट स्ट्रीम तो चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये आ रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए हमने कहा इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये, ठीक है, क्योंकि ऊंची चल रही है, 9 किलोमीटर हाइट पर चल रही है। और फिर क्या होता है, ये हवाएं ठंडी है, और यहाँ से तो इस चक्रवात के प्रेशर की वजह से ये ऐसे घूमकर यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ आते आते उनकी स्पीड कम हो जाती है, और फिर भारी है, तो भारी होने की वजह से भारी हवाएं हमेशा नीचे की तरफ उतरती है। तो ये हवाएं सारी इस अरब सागर और इंडियन ओशन में यहाँ पर नीचे उतरती है। अब ये हवाएं यहाँ नीचे उतरेगी तो क्या करेगी, इकट्ठी होगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, तो यहाँ वो क्या कर देती है, हाई प्रेशर को जन्म देती है। और इसी समय भारत पे सूर्य सीधा चमक रहा है, दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, और थार का डेजर्ट तो वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहां पे। तो अब ये हवाएं इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरह चलना शुरू कर देती है, और यही ग्रीष्मकालीन मानसून है, ऐसा कोटेश्वरम का मानना है। तो ये हवाएं जल से स्थल की तरफ चल रही है, फिर वही लबालब होती है, ह्यूमिडिटी से भरी हुई होती है, भारत में पहुंचती है, फिर आगे सब वही चीजें हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, उसकी शाखाएं भारत में कैसे पहुंचती है, कहाँ बारिश करती है, सब सेम है, कोई फर्क परिवर्तन नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ कोटेश्वरम का ये है कि जो लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर बना, वो इन हवाओं के नीचे उतरने के कारण बना है, तो इस वजह से ये हाई प्रेशर और फिर ये हवाएं ऐसे चलना शुरू कर देती है। तो तिब्बत का पठार यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टीम इंजन वाला सवाल सीधा पूछा जाता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में स्टीम इंजन की तरह कौन काम करता है, तो यही तिब्बत का पठार स्टीम इंजन की तरह यहाँ पे काम करता है, और ये हवा इस तरह से चलना शुरू कर देती है। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखना, एक शब्द है मोनेक्स, इसका बना है मानसून एक्सपेडिशन, मोन MON और EX, मोनेक्स कहते हैं इसको, मानसून अभियान भी हम हिंदी में कह सकते हैं। 1973 में सोवियत यूनियन के और भारत के कुछ वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया, और उस दल को यहाँ भेजा गया मई, जून और जुलाई महीनों में रिसर्च करने के लिए कि क्या कोटेश्वरम जो बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं है।
तो ये पूरा एक दल था वैज्ञानिकों का, यहाँ पहुंचा। इन्होंने 1973 के अंदर 1973 में मई से जुलाई तक यहाँ रिसर्च किया और इन्होंने कहा यस, कोटेश्वरम की बात सही है। यहाँ इस दौरान मतलब मई जून जुलाई में यहाँ ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं और वो इस हाई प्रेशर का कारण बनती है, ऐसा मोनेक्स ने उसकी पुष्टि की। तो इस वजह से ये इनका जो विचारधारा है उसको काफी मान्यता मिली है। अब ये ध्यान देना, तिब्बत का पठार दुनिया में हर जगह नहीं है, या इस इक्वेटोरियल रीजन में हर जगह नहीं है, वो केवल जहाँ है वही है, इसीलिए उसके ऊपर ये सारी व्यवस्थाएं पैदा होती है। और ये केवल जो मानसून चलता है वो मानसून एशिया में ही चलता है, मतलब इसी पोर्शन में चलता है, दुनिया के बाकी हिस्से में नहीं चलता। तो वो आलोचना से भी ये यहाँ पर बच जाते हैं। तो इस वजह से एमटी और कोटेश्वरम, इन दोनों की विचारधाराओं को बहुत ज्यादा मान्यता वर्तमान में मिली हुई है। अब हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, जिसका OH के स्पैट की संकल्पना हम इसको कहते हैं। ये ब्रिटिश ज्योग्राफर थे और 2000 में इनकी डेथ हो गई। इनका ये मानना है कि स्पैट के अनुसार मानसून की उत्पत्ति चक्रवातों के कारण होती है। अब ये जो कह रहे हैं कि गर्मी के अंदर स्थल भाग भारत का बहुत गर्म हो जाता है, जबकि जल भाग जो है वो ठंडा रहता है। तो ये जो दो अलग अलग विचार, गर्म और ठंडी पवनें आके आपस में मिलती है, तो वहां क्या होता है, चक्रवात बनते हैं। जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया है कि चक्रवात कैसे बनता है, तो वो चक्रवात बनते हैं और उस वजह से बारिश होती है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ये मत बहुत ज्यादा मान्य नहीं है। कारण ये है कि मानसून और चक्रवात दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्री मानसून बारिश होती है, जिसमें मैंगो शावर या चेरी ब्लॉसम या टी शावर की बात करें, तो वो जरूर चक्रवात हो सकते हैं, लेकिन पूरा मानसून तो चक्रवात नहीं है। इसलिए इनकी जो कंसेप्ट है उसको ज्यादा मान्यता मिली हुई नहीं है यहाँ पे, तो इनको ज्यादा हम डिटेल में बात करने की जरूरत महसूस नहीं करते। तो ये OH के स्पेट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर आप इतनी सारी चीजें समझे हैं, तो हम कुछ प्रश्न आपसे कर लेते हैं, तो आप उसके फटाफट मुझे जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है, मानसून उत्पत्ति ITCZ, मानसून उत्पत्ति की ITCZ संकल्पना किसने दी थी? मानसून गर्त किसे कहते हैं? NITC का पूरा नाम क्या है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसने दिया था? पूर्वी जेट स्ट्रीम संकल्पना किसने दी थी? WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कौन सा पठार वाष्प इंजन की तरह कार्य करता है? तो आप इन सवालों के आंसर दीजिए। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एल नीनो और ला नीनो की। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए, उनको संरक्षित कीजिए। थैंक यू सो मच।